Hello dear students, welcome to VGA Creative Classes. Today we will now discuss about a topic linear equation in two variables. In this video lecture we will going to deeply discussion about a linear equation. ठीक है, so now let's start. Chapter 3rd, class 10th. ठीक है, चैप्टर 3rd हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बात करेंगे. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले केवल थोड़ा सा बेसिक हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, बेसिक डिस्कस करने के बाद ही हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तो देखो, जब हमने लीनियर इक्वेशन की बात की है तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जैसे एग्जांपल ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 या ax प्लस बी इज इक्वल टू 0. अब देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें x और y, इस वाले केस में x और y हमारे पास टू वेरिएबल हैं. ठीक है ना, ये हमारे दो वेरिएबल हैं, तो इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हैं. अब इसमें केवल x है तो ये ओनली वन वेरिएबल, x केवल वेरिएबल है तो तुम यहाँ पर लिखोगे वन वेरिएबल. तो इक्वेशन जितने वेरिएबल होंगे उतने ही इक्वेशंस उतने ही वेरिएबल की हो जाएगी. अगर इस वाले केस में मतलब अगर हम z भी इंक्लूड कर लेते तो ये थ्री वेरिएबल की हो जाती है, क्योंकि हम लोगों को ये अच्छे से पता है कि x, y और z ये तीन हमारे एल्जेब्रिक नंबर होते हैं. ठीक है ना, ये तीन हमारे एल्जेब्रिक नंबर होते हैं और ये नंबर जिसके साथ भी इंक्लूड हो जाते हैं वो नंबर वो एक इक्वेशन इन वेरिएबल की फॉर्म में आ जाती है. ठीक है, चाहे वो हमारे यहाँ लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक कोई सी भी इक्वेशन हो. क्लियर है? तो अब हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो टू वेरिएबल का मतलब पहले समझ लिया हम लोगों ने कि अगर हमारे पास x और y है तो ये हमारी टू वेरिएबल की इक्वेशन है. अब इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो देखो इस टॉपिक में हमें सॉल्यूशन पढ़ने को मिलेंगे इनके, कि हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हमें कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उनके टाइप्स, उनके मेथड्स, सभी के बारे में डीपली डिस्कशन इसमें होना है. तो अब हम बात करने वाले हैं, एक टॉपिक हमारे पास आता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और एक है यहाँ पर इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट में दो लाइनें आ जाती हैं. ठीक है, दो नेचर हमारे पास आएंगे कंसिस्टेंट में. या तो हम बोलेंगे इंटरसेक्ट ओनली अ पॉइंट, मतलब दोनों लाइनें अगर एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट होंगी, ठीक है, तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट का केस है. या यहाँ पर मैं ये बोल दूँ को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन, दो लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर को इंसिडेंट अगर हो रही, ओवरलैप कर रही, जैसे ये मान लो एक लाइन हमारे पास ए बी है, ये वाली लाइन ए बी है, अब इसी पर ये एक दूसरी लाइन और आ जाए जो इसको कंप्लीटली ओवरलैप करे, मतलब ये वाली लाइन सी डी है, तो इस वाली सिचुएशन में उन लाइंस को हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकंसिस्टेंट की. तो इनकंसिस्टेंट में केवल एक केस आता है जिनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस वो लाइन होती हैं जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती हैं. अब देखो, ये मैंने दो लाइन का केस बताया है क्योंकि हम लोग अब जो सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे वो टू इक्वेशंस के यानी दो लाइन का ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर दो लाइन कोई सी भी लाइन लेट कर लेते हैं. लेट वी द टू इक्वेशंस ऑफ लाइन, टू इक्वेशंस ऑफ लाइन. लाइन की दो इक्वेशन हमारे पास हैं, a1x प्लस b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0. ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं लाइन की. ठीक है, तो इनसे हमें ये केस मिले हैं, कंसिस्टेंट के केस और इनकंसिस्टेंट के केस, क्योंकि दो लाइन का नेचर या तो वो दोनों लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही होंगी, ठीक है,
या तो दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी, मतलब कोइंसिडेंट लाइन, या तीसरा केस हम यहाँ पर पैरेलल लाइंस का केस भी यहाँ पर बता सकते हैं। अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि किस केस में इंटरसेक्ट लाइन होंगी, किस केस में कोइंसिडेंट लाइन होंगी, या किस केस में पैरेलल लाइंस होंगी? तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। जब लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगी तो मतलब इनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू V1/V2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू V1/V2 ये तो मस्ट है, मतलब ये कंडीशन तो हमें मिलनी चाहिए। अगर C1/C2 अगर नहीं भी इक्वल मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब जो सफिशिएंट कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन जो हमारे पास है वो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू V1/V2। कहीं पर भी अगर ये केस अगर हमें मिल जाता है तो हमें ये समझ लेना चाहिए वो दोनों लाइनें किसी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगी। तो ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं तो उनका केवल एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, केवल एक सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही तो यूनिक सॉल्यूशन। अब इस वाले केस में तो ओवरलैप कर रही है, मतलब इनफाइनाइट जगह इंटरसेक्ट होगी, तो इनफाइनाइट जगह अगर इंटरसेक्ट होगी तो इसके मिल जाएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसकी क्या कंडीशन होगी? तो इसकी कंडीशन भी एक बार हम समझते हैं। कंडीशन में A1/A2 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू C1/C2। जहाँ पर ये तीनों कोफिशिएंट के रिलेशन आपस में अगर इक्वल होंगे तो हमें वहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, मतलब कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, अब लास्ट केस हमारे पास है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी, कभी भी कट नहीं करेंगी। जब ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो इस वाले केस में हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर नो सॉल्यूशन। इसमें हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसका क्या नेचर होगा कोफिशिएंट का? A1/A2 इज इक्वल टू V1/V2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर हमें ये रिलेशन अगर मिलता है तो हम वहाँ पर ये समझ जाएंगे कि वो दोनों लाइनें पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम लोगों ने कुछ रिलेशन सीखा था लाइंस के बारे में कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या क्या केस आते हैं और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या भी सीखा था यहाँ पर? कंसिस्टेंट में दो लाइनें हमारे पास आ रही थी। कंसिस्टेंट एक लाइन हमारे पास आती थी इंटरसेक्ट ओनली, जिसको हम बोलते थे इंटरसेक्ट ओनली अ वन पॉइंट, इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, जो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी तो इसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा कंसिस्टेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन में जब लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेगी तो मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और लास्ट उसके बाद इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का केवल एक केस था। तो इनकंसिस्टेंट वाले केस में पैरेलल लाइंस आती हैं। तो पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये वो लाइनें हैं जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी। जब ये लाइनें इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो इनमें इनका हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, कोफिशिएंट का रिलेशन हमें तैयार करना है, वो रिलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीज़ समझो। अब इसी के अकॉर्डिंग कुछ हम इनके सॉल्यूशंस भी पढ़ेंगे कि हम जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आएंगी तो इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन पर सभी ध्यान देना। सॉल्यूशन समझने के बाद हम एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन की जब हम बात करें तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो देखो एलिमिनेशन मेथड का मतलब पहले समझ लो। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि हमें x और y की वैल्यू को, किसी भी एक वैल्यू को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो उसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं।
दूसरा मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये है कि हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करें और दूसरी इक्वेशन में पुट करें, यानी कि सब्स्टिट्यूट करें, तो वहाँ से हमें दूसरे भी वेरिएबल की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। और तीसरा मेथड है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ये तीनों मेथड है हमारे पास। तीनों मेथड को डीपली से हम समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से हम अभी बताते हैं कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है। तो एक बेसिक एग्जांपल केवल देख लो। देखो एक एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही हम इनसे सॉल्व करेंगे। जब हमें दो इक्वेशन हमारे पास गिवन होंगी तो उनको सॉल्व करने का जो लॉजिक है वो लॉजिक हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो एग्जांपल हमने लिया x माइनस के बाई इज इक्वल टू 4। अभी केवल बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं जो आसानी से तुम्हें समझ में आ जाए। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। क्लियर है? तो पहला मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है सीखो इधर, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो रूल ये होता है कि अपनी तरफ से इन इक्वेशंस में चाहे हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, मतलब एक वेरिएबल एलिमिनेट होना चाहिए, ठीक है। तो एक वेरिएबल एलिमिनेट होना चाहिए और वेरिएबल जब एलिमिनेट होगा जब उनके कोफिशिएंट सेम हो। ये तो बेसिक एग्जांपल है, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी सेम कोफिशिएंट ले लिए हैं। तो देखो यहाँ से ये माइनस ये प्लस ये एलिमिनेट हो गया यहाँ से। तो 2x इज इक्वल टू, ऐड कर लिया हमने इनको, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड कर लो। तो 5 और 4 9, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/2। अब ये जो वैल्यू x की आई है, ठीक है, इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड मान लो। जो x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट, हम अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x की वैल्यू 9/2 आ गई है, माइनस के y इज इक्वल टू 4। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस के 9/2। जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो ये यहाँ बचेगा माइनस के 1/2। एलसीएम लेना तो सभी को आना चाहिए। तो 4 2 जा 8, 8 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट करो तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। देखो ये तो मेथड था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। अब अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करें तो एक मेथड और यहाँ पर समझ लो, यानी कि अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन का मतलब पहले समझ लो, यानी कि किसी भी एक इक्वेशन से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हम पहली इक्वेशन की बात अगर करें तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो पहली इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस के बाई। इसको तुम एक नई इक्वेशन मान लो। सपोज करो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। तो इस वाली इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से हमने x की वैल्यू को निकाल लिया है। अब हम पहले में ही पुट नहीं करना मुझे, अब हम जो इक्वेशन 3 जो हमने बनाई है इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। तो हम इसको पुट करेंगे, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करो, ठीक है ना। जो x की वैल्यू निकली है इसको हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस के वाई, क्योंकि x की जगह पर 4 प्लस वाई रख दिया मैंने, फिर y इज इक्वल टू 5 हो गया यहाँ पर। अब अगर मैं 2y इज इक्वल टू निकालें तो 5 माइनस के 4, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो देखो यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं, y की वैल्यू 1/2 आई थी सब, ठीक है, एलिमिनेशन से। तो सब्स्टिट्यूशन से y इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब जो y की वैल्यू हमने निकाली है उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो जैसे ही तुम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 1/2। तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9/2। तो ये दो वैल्यू थी हमारे पास, x इज इक्वल टू 9/2 एंड y इज इक्वल टू 1/2।
अच्छा, तो अभी हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखा था, ठीक है। अब वही एग्जांपल अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखो एग्जांपल हमारे पास था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो देखो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है एक बार सीखो इसको। देखो पहला रूल तो इसमें यह है कि अगर इक्वल में कांस्टेंट है तो हमें क्या क्या लेके चलना है। देखो x बाई और इधर लेके चलोगे -1। ये -1 हम जब लेके चलेंगे जब इक्वल में हमारे कांस्टेंट हो। अगर इक्वल के इधर मान लो अगर इस कैटेगरी में अगर कोई भी नंबर अगर हमें दे दिया जाए ax प्लस वी आई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस वाले केस में हमें यहाँ पर +1 लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इक्वल में कांस्टेंट अगर है तो उसमें हम -1 लेके चलेंगे। तो अब देखो x के नीचे x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो अभी इस केस में इनके सभी के 1 कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट तो 1 है, तो x के नीचे x का कोफिशिएंट नहीं होगा तो y होगा -1 और 1, कांस्टेंट 4 और 5। देखो स्टार्टिंग हमने y से की है, x से कोफिशिएंट छोड़ दो, y से लिखने की स्टार्टिंग करेंगे, y का -1 है फिर 1 उसके बाद 4 और 5। अब रिपीट करो, ये 4 5 यहाँ पर लिख दो। अब सर्कुलर चेन चलेगी, 4 5 के बाद अब 1 और 1, फिर 1 और 1 को यहाँ पर रिपीट करो, 1 और 1 के बाद हो जाएगा -1 और 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर नीचे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो -1 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करें तो आ जाएगा यहाँ पर -5। अब ये वाला जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, यहाँ पर माइनस आएगा तो लिख दो यहाँ पर -4 इज इक्वल टू y अपॉन 4 बन जा 4 और यहाँ तुम लिख लोगे -5, ठीक है, इज इक्वल टू -1 अपॉन, अब देखो ये हो जाएगा 1 और ये माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है और 1 का मल्टीप्लाई अगर -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो x अपॉन -9 इज इक्वल टू y अपॉन -1 और यहाँ हो जाएगा -1/2। यहाँ तक तो हमें करना ही है इसको। जैसे ही हम यहाँ तक पहुँचते हैं अब इनको इक्वेट कर दो, इस वाले नंबर को भी कांस्टेंट के साथ इक्वेट करो, तो x अपॉन 9 इज इक्वल टू -1/2 और y अपॉन -1 को भी इससे इक्वेट कर दो, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस वाले केस में y की वैल्यू आ जाएगी 1/2, जो कि हम लोगों ने इससे पहले भी कैलकुलेट की थी, ठीक है ना, 2 मेथड से। तो यहाँ तक तो ये हमारे मेथड थे जिनको मैंने डीपली अभी समझा भी है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम आगे जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी इनके बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1, इसमें हम लोग एनसीईआरटी को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। तो एक्सरसाइज 3.1 को अब हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें देखना है 3.1, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं इनको ढंग से समझना होता है और क्वेश्चन में ही हमें क्लू दिया जाता है कि क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने के साथ साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी हमें बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को समझा रहे हैं, ध्यान से समझो। क्वेश्चन हमें दिया गया, अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अफ्ताब अपनी मतलब बेटी से बोलता है 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू, मतलब 7 साल पहले मैं तुमसे तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी, मतलब अब से 3 साल बाद तुम्हारी जितनी भी उम्र हो जाएगी मैं उसका 3 गुना हो जाऊंगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। देखो यहाँ पर हमने 2 एज के बारे में डिस्कस किया है, एक अफ्ताब की एज और उसकी पुत्री की एज, ठीक है, बेटी की एज। तो दोनों को लेट करो, लेट विद 2 वेरिएबल की बात करेंगे तो दोनों की एज को हम अलग अलग लेट करेंगे। तो लेट विद एज ऑफ
आफ्ताब इज इक्वल टू, हमने यहां पर लेट कर लिया x ईयर्स, एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू हो जाएगा बाई ईयर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में प्रॉपर लैंग्वेज हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है, मार्किंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड जब भी हमें मिल रही है, जब हम प्रॉपर स्टेप्स लिखेंगे यहाँ पर। तो एज ऑफ हिज डॉटर यानी कि बाई ईयर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है 7 ईयर एगो, 7 साल पहले की अगर हम बात करें। देखो जब भी हम एज को लेट करते हैं तो वो प्रेजेंट एज हम लेट करते हैं, यानी कि तुम यहां पर ये भी लिख सकते हो लेट विद द प्रेजेंट एज, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जब भी एज को लेट करते हैं तो एज प्रेजेंट ही एज हमेशा लेट करते हैं, तो उसी से ही आगे वाली एज या पीछे वाली एज का अंदाजा हम लगा पाते हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स, अब प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, तो यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू वाई ईयर। तो जब हम 7 ईयर एगो की बात करेंगे तो आफ्ताब भी 7 साल छोटा होगा और उसकी डॉटर भी 7 साल छोटी होगी। तो आफ्ताब ने अपनी डॉटर से ये बोला कि 7 साल पहले तुम्हारी जितनी उम्र थी उसका मैं 7 गुना था, तो इसका मतलब आफ्ताब की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी उसकी डॉटर की एज की। क्लियर है ना? तो 7 टाइम्स एज ऑफ हिज डॉटर, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 बाई माइनस के 49, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x माइनस के 7 बाई इज इक्वल टू, इधर माइनस का 7 है तो इक्वल को उधर जाके हो जाएगा प्लस का 7, तो x माइनस के 7 बाई इज इक्वल टू माइनस के 42। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हम ग्राफ भी अभी रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड कंडीशन पर सभी ध्यान दो। देखो सेकंड कंडीशन क्या है, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पर ही एक छोटा सा काम ये और करेंगे कि यहाँ पर हम क्वाड्रेंट और कैलकुलेट कर लें। तो देखना सभी, अगर यहाँ पर हम क्वाड्रेंट को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्वाड्रेंट कैसे कैलकुलेट होंगे, ये x और ये y, चीज़ें समझना। एक बार तुम x के कोऑर्डिनेट 0 मान लो, एक बार y का कोऑर्डिनेट 0 मान लो, और ये 0 वाला रिलेशन हम जब लेट करेंगे जब हमें कांस्टेंट गिवन हो। क्लियर है? तो यहाँ पर एक बार x 0 हमने मान लिया तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस 7 वाई इज इक्वल टू माइनस का 42, तो y इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 6। जब तुम y को 0 मान लोगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 42। जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें ये हमें हेल्प करेगा। सेकंड कंडीशन पर ध्यान दो सभी। अब जब हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में ये बोला गया अब से 3 साल बाद, यानी कि आफ्ताब ने अपनी डॉटर से बोला अब से 3 साल बाद तुम्हारी जितनी एज होगी उस एज का मैं 3 गुना हो जाऊंगा, तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो 3 साल बाद की अगर मैं बात करूं तो आफ्ताब भी 3 साल बड़ा हो जाएगा और उसकी डॉटर भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, तो उस टाइम आफ्ताब की एज उसकी डॉटर से 3 टाइम्स होगी। तो हमने 3 टाइम यहाँ पर कर दिया। अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस के 9, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसके भी अगर हम कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें यहाँ पर तो सभी ध्यान देना, ये x और ये y, तो एक बार हम x 0 लेट करेंगे, एक बार y 0 लेट करेंगे। देखो ये ग्राफ बनाने का बेस्ट मेथड है, ठीक है, इससे हम ग्राफ आसानी से बना सकते हैं, लेकिन ये लॉजिक हम यूज जब करेंगे जब हमें इक्वेशन में कांस्टेंट गिवन हो। तो कांस्टेंट देखो यहाँ पर भी 6 दिया गया था और यहाँ पर भी माइनस का 42 है, तो जब तुमने यहाँ पर 0 रखा तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6 हो गया, तो y इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस का 2। अब एक बार तुम y की वैल्यू 0 रखोगे तो x इक्वल हमें मिल जाएगा 6। अब ये वाली कंडीशन क्वेश्चन में तुमसे जो बोला गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करो, तो देखो एल्जेब्रिकली एक इक्वेशन हमने यहाँ पर ये बना ली थी और एक इक्वेशन हमने यहाँ पर ये बना ली। तो एल्जेब्रिकली तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट इनको कर लिया। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये कोऑर्डिनेट भी निकाल ली। अब देखो ग्राफ पर जब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ सभी समझ लो, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड रहेगा। तो देखो अब ये माइनस का 42 है, मतलब एक्स एक्सिस में माइनस का 42 है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट को लेट करेंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट को लेट करेंगे कि अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू दे दी जाती है तो हम उसमें मतलब कंडीशन लेट कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर माइनस का 42 है, ठीक है, यहाँ पर माइनस का 2 दिया गया, यहाँ 6 दिया गया, तो हम क्या करेंगे
1 सेंटीमीटर को यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 यूनिट। 1 सेंटीमीटर 6 यूनिट के इक्वल हमने लेट कर लिया। अब हाईएस्ट वैल्यू तुम्हारे पास 42 है, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू जो 42 है वो भी निगेटिव में, ये चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए। जिधर डैश होता है उधर के कोऑर्डिनेट निगेटिव होते हैं। तो ये तो हो गया ऑरिजिन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये 7, ये पॉइंट हमने, जब हम अगर ग्राफ पेपर पर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उसमें ऑलरेडी हमें पॉइंट ये दिए जाते हैं। अगर हम सिंपल पेपर पर अगर इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इन वाले पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये सोच समझ के हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर भी हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिए, ये पॉइंट सभी बराबर होने चाहिए, ये ध्यान रखना बस। इक्वल डिस्टेंस कंडीशन शो होनी चाहिए। तो देखो ये हमने यहाँ पर पॉइंट बना लिए, ठीक है। अब हम पहले ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। जब x पर 0 है उस टाइम y पर 6 है, तो 1 सेंटीमीटर 6 के बराबर है, मतलब पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब y पर 0 है तो x पर -42। देखो 0 हम इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि हमें ये पता होता है अगर 0 जब ही होगा कोई भी पॉइंट अगर एक एक्सिस पर लाई कर रहा है, अगर x पर लाई करेगा तो y 0 होगा, अगर y पर लाई करेगा तो x 0 होगा। तो जब y पर 0 है तो x पर -42 है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि ये वाला पॉइंट। तो इसको हम इस कैटेगरी से ड्रॉ कर लें क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो ये लाइन इस कैटेगरी से ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर तुम रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। ये वाली इक्वेशन तुम्हारी कौन सी है, x - 7y इज इक्वल टू -42। ये हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर ली। एक लाइन हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर ली है। अब हम दूसरी लाइन की बात करें। जब x पर 0 है तो y पर -2 है। तो देखो अगर 6 वाला पॉइंट ये है, इनके बीच में 9 इक्वल डिस्टेंस पॉइंट होते हैं, जो कि ग्राफ पेपर जब हम लेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पर y पर -2 दिया गया है, तो y पर अगर -2 है तो कहीं यहाँ पर पॉइंट होगा -2, स्मॉल पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। अब y पर जब 0 है तो x पर 6 है, 6 का मतलब पहला ही कोऑर्डिनेट ये हो गया। देखो अब तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करनी, तो ये लाइन इस कैटेगरी से ड्रॉ हो जाएगी। तो तुम लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये लाइन इस कैटेगरी से ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पर चाहो तो इसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देना। ये इक्वेशन हो जाएगी x - 3y इज इक्वल टू 6। तो ये दो सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिए। ये हमारा एल्जेब्रिकली है और ये हमारा ग्राफिकली है। अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था एक्सरसाइज 3.1 का, तो सभी को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से इसके दो भी रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस और हैं, तो वो आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ हमारी प्रीवियस जो चैप्टर हैं उनकी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो BGA क्रिएटिव क्लासेस पर आप देखिए जाकर। प्ले लिस्ट में इससे प्रीवियस जो भी चैप्टर हमारे जैसे पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसके बाद रियल नंबर्स आता है पहला चैप्टर, उनकी वीडियोस भी इस पर हमने अपलोड कर दी हैं, तो उनको जाके देखें, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। आई होप हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वीडियो को शेयर करो, और जो भी उनके डाउट्स हैं या आपके डाउट्स हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके उन डाउट्स का भी सॉल्यूशन अपलोड कर पाएँ। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।